के लिए बार बार 2-3 बार गाइडलाइन चेंज हुआ है। तो जैसे जैसे गाइडलाइन अपडेटेड होते होगा वैसे हम लोग अपडेटेड गाइडलाइन का डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे पीपीटी शेयर नहीं करते। वहां से शेयर होगा। हाँ अभी revised guideline on clinical management of COVID-19. Okay. केस डेफिनेशन, किसी भी केस को डायग्नोसिस करने के लिए या उसको सस्पेक्ट है कि कंफर्म केसेस है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले केस डेफिनेशन जानना चाहिए। तो एज यूजुअल पहले भी डिस्कशन हो चुका है केस डेफिनेशन के बारे में। तो सस्पेक्ट केस किसको बोलेंगे और कंफर्म केस किसको बोलेंगे। तो सस्पेक्ट केस में ऑल सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हु हैव अंडरटेकन इंटरनेशनल ट्रेवल इन द लास्ट 14 डेज। तो यहाँ हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो है अब वैसे जगह जहां पर कोविड-19 केसेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहां का भी कोई ट्रेवल हिस्ट्री हो किसी का, उस वैसे टाउन का या वैसे अब तो वैसे मोहल्ले का वो ट्रेवल हिस्ट्री हो, उसको भी हम लोग अब केस सस्पेक्ट में काउंट करेंगे। विद इन 14 डेज अगर कोई सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है और ऐसे जगह में, ऐसे एरिया में अगर ट्रेवल किया है या वहां के कोई पर्सन से कांटेक्ट में आया है जहां पर केस पॉजिटिव है, तो ऐसे केस को हम लोग सस्पेक्टेड केस काउंट करेंगे। और ऑल सिम्टोमेटिक कांटेक्ट और लेबोरेटरी कंफर्म केसेस, कोई भी लेबोरेटरी कंफर्म केसेस के कांटेक्ट में कोई आया और सिम्टोमेटिक है तो ये भी सस्पेक्ट होगा। ऑल सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर पर्सनल सिम्टोमेटिक अगर है तो सस्पेक्ट केस कहलाता है। ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस विद फीवर एंड और कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर कोई भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ सीजन में अभी कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है तो वो और हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो सस्पेक्ट केस में आता है। एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ ए कंफर्म्ड केसेस, अगर डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में आया जो कि हाई रिस्क पेशेंट, हाई रिस्क कांटेक्ट में आया और एसिम्प्टोमेटिक है, ये भी सस्पेक्ट में आता है। शुड बी टेस्टेड वंस बिटवीन 5 and 14 डेज आफ्टर कांटेक्ट। इसका टेस्ट हम लोग 5 से 20 दिन के 14 दिन के अंदर उसका टेस्ट करवाते हैं कोविड-19 का। ये सारे सस्पेक्ट में आते हैं। अब हम लोग कंफर्म केस कौन है ये देख लेते हैं। A person with laboratory confirmation of COVID-19 infection, irrespective of clinical sign and symptom. अगर laboratory test positive किसी का है COVID-19 का, that is a confirmed cases of COVID-19. Clinical features में एक्चुअली 3 टाइप में बांटा गया है। एक अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस, दूसरा माइल्ड निमोनिया, थर्ड सीवियर निमोनिया। एक्चुअली कोविड में जो साइन सिम्टम है वो निमोनिया का साइन सिम्टम होता है। तो माइल्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस माइल्ड निमोनिया और सीवियर निमोनिया। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में इलनेस में क्या होता है, पेशेंट्स विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन may have non-specific symptoms such as fever, cough, sore throat, malaise, headache, etc. The elderly and immunocompromised patients may present with atypical symptoms. मतलब आज के टाइम में जो सीजनल फ्लू या कोई भी ये केसेस होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है, वैसे केसेस में अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस हम लोग कह सकते हैं। माइल्ड निमोनिया, पेशेंट्स विद निमोनिया इन सीवियर निमोनिया के वो अगर एब्सेंट है लेकिन पेशेंट को साइन सिम्टम है निमोनिया का, वैसे केसेस को माइल्ड निमोनिया बोलते हैं। चाइल्ड इन केस ऑफ चाइल्ड विथ नॉन सीवियर निमोनिया हैज कफ
or difficulty in breathing. For fast breathing less than 2 months में more or equal to 60 breath per minute हो, अगर 2 to 11 month में 50 breath per minute, 1 to 5 years में more or equal to 40 and breath per minute हो, and no signs of severe pneumonia, और severe pneumonia का कोई साइंस नहीं है, तो हम लोग इसको माइल्ड निमोनिया बोलते हैं। रिकॉर्डिंग चालू, इसको हम लोग सीवियर निमोनिया सॉरी माइल्ड निमोनिया बोलते हैं। और सीवियर निमोनिया में क्या आ जाएगा, तो एडोलेसेंट और एडल्ट में और चिल्ड्रन में अलग अलग साइन सिम्टम होंगे। अब कोई एडोलेसेंट और एडल्ट है तो फीवर और सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फीवर भी हो सकता है खाली, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ हो पर्सन को, या लेबर्ड ब्रीदिंग करता हो पेशेंट, मतलब सांस लेने में उसको लगता है मेहनत करना पड़ रहा हो, और SpO2 लेस देन 90% ऑन रूम एयर पर SpO2 मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, 90% से नीचे रहता है, ऐसे केसेस को हम लोग सीवियर निमोनिया कह सकते हैं। चाइल्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड विथ कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, प्लस तो ये तो एक होना ही चाहिए, उसके साथ प्लस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट सेंट्रल साइनोसिस और SpO2 लेस देन 90%, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एज फॉर एग्जांपल ग्रंटिंग, चेस्ट इंड्रॉइंग, जब हम स्टेथो से देखते हैं तो पेशेंट के चेस्ट में ग्रंटिंग साउंड आता है, और चेस्ट इंड्रॉइंग, साइंस ऑफ निमोनिया विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइंस जो भी है, अगर पेशेंट चिल्ड्रन में आता है तो उसको हम लोग सीवियर निमोनिया में कहोगे, जैसे कि इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड और ड्रिंक, लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्सन, अदर साइंस ऑफ निमोनिया may be present. चेस्ट ड्रॉइंग, फास्ट ब्रीदिंग में सेम वही क्राइटेरिया है कि अगर 2 महीने से कम का बच्चा हो तो मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट है, 2 to 11 मंथ का अगर है तो मोर देन 50 ब्रेथ पर मिनट, 1 to 5 years के चिल्ड्रन को मोर देन 40, तो इसको फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, और सीवियर निमोनिया में हम लोग इसको डाल सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल एंड चेस्ट इमेजिंग कैन एक्सक्लूड कॉम्प्लिकेशंस। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और चेस्ट रेडियोग्राफ के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं एक्सरे से कि कितना पार्ट सिवियरिटी ऑफ निमोनिया क्या है, कितना पार्ट ऑफ लंग इफेक्टेड हुआ है, ये चेस्ट रेडियोग्राफ से पता चल सकता है। acute respiratory distress होगा, अगर severe in case of SARI severe acute respiratory infection में आगे चल के advanced condition में acute respiratory distress ARDS भी हो सकता है। ARDS onset immediate और न्यू भी हो सकता है, और within 1 week में अगर कोई respiratory symptom है, अगर respiratory infection हुआ तो within 1 week भी ये convert कर सकता है ARDS में। चेस्ट इमेजिंग होता है जैसे कि रेडियोग्राफी, CT स्कैन और लंग अल्ट्रासाउंड जब हम लोग करते हैं तो उसमें ARDS कंडीशन बायलेटरल ओपेसिटी, बायलेटरली होता ओपेसिटी आता है, जो कि नॉट फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय इफ्यूजन, लोअर और लंग कोलैप्स और न्यूरोसिस। बायलेटरल ओपेसिटी अगर रेडियोग्राफी में आता है ऐसे सारी के पेशेंट में, और ये एक्सप्लेन अगर इफ्यूजन नहीं है पेशेंट को, या लोअर और अलग लंग कोलैप्स कुछ नहीं है, तो ऐसे केस को हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कोविड-19 और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला गया है। ओरिजिन ऑफ एडिमा, पल्मोनरी एडिमा का ओरिजिन हो सकता है, जैसे उसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी फेलियर नॉट फुल्ली एक्सप्लेन्ड बाय कार्डियक फेलियर और फ्लूइड ओवरलोड, नीड ऑफ असेसमेंट। उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, तो इकोकार्डियोग्राफी से कर सकते हैं, टू एक्सक्लूड हाइड्रोस्टैटिक कॉज ऑफ एडिमा इफ नो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। ऑक्सीजनेशन के आधार पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ARDS को, माइल्ड ARDS, मॉडरेट ARDS और सेवियर ARDS। इन केस ऑफ माइल्ड ARDS अगर PaO2 FiO2 रेशियो लेस देन 300 mmHg, P और CPAP मोर देन 5 पे है तो ये माइल्ड ARDS का केस होगा। अगर इन केस ऑफ मॉडरेट ARDS अगर PaO2 FiO2 रेशियो लेस देन 200 mmHg है तो इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे मॉडरेट ARDS में। इन केस ऑफ सेवियर ARDS रेशियो हो जाएगा लेस देन 100, PaO2 FiO2 रेशियो लेस देन और इक्वल टू 100 mmHg
P more than 5 तो ये severe ARDS में आ जाएगा। When PO2 is not, अगर PO2 हमको मेजर नहीं कर सकते हैं तो SpO2 और FiO2 रेशियो लेस देन और इक्वल टू 315 है तो ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट ARDS में चला गया। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, इसी हिसाब से चिल्ड्रन में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ARDS हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सेप्सिस पेशेंट, अगर सेप्सिस होता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो एडल्ट पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है caused by dysregulated host response to suspected or proven infection with organ dysfunction। ऑर्गन डिस्फंक्शन, सेप्सिस में ऑर्गन डिस्फंक्शन होना चालू हो जाता है पेशेंट्स का, जिसमें साइन ऑफ ऑर्गन डिस्फंक्शन इंक्लूड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, डिफिकल्ट और फास्ट ब्रीदिंग होगा, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट होगा, फास्ट हार्ट रेट होगा, हार्ट टैकीकार्डिया हो जाएगा, वीक पल्स होगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज और लो ब्लड प्रेशर, स्किन मॉटलिंग और लेबोरेटरी एविडेंस ऑफ कोगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एसिडोसिस, हाई लैक्टेट और हाइपर बिलिरुबिnemia। ये सब सेप्सिस में, अगर पेशेंट को सेप्सिस में चला गया है तो ये सब साइन सिम्टम, ये सब फीचर्स पेशेंट में अपीयर हो जाएगा, तो हम लोग को पता चल सकता है कि पेशेंट सेप्सिस में चला गया, और उस हिसाब से फिर सेप्सिस का जो मैनेजमेंट है वो सेप्सिस का मैनेजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। चिल्ड्रन में क्या होगा? तो सस्पेक्टेड और प्रूवन इन्फेक्शन एंड मोर देन 2 सर्च क्राइटेरिया। सर्च क्राइटेरिया सेप्सिस का क्राइटेरिया है, उसमें अगर स्कोर मोर देन 2 अगर आता है क्राइटेरिया में, वो चिल्ड्रन को हम लोग बोलते हैं कि सेप्सिस हो गया है। of which one must be abnormal temperature or white blood cells count। Septic shock एडल्ट्स में होता है persisting hypotension despite volume resuscitation। कितना भी हम लोग वॉल्यूम देते हैं फिर भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह सकता है। इंट्रावेनस फ्लूइड देने के बाद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला गया तो मेंटेन नहीं रहेगा। उसके लिए आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मोर देन 65 mmHg रखने के लिए हम लोग को वेसोप्रेसर यूज करना पड़ सकता है। एंड सीरम लैक्टेट लेवल लेस देन 2 मिलीमोल पर लीटर सेप्टिक शॉक में। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एनी हाइपोटेंशन with systolic blood pressure less than 5th percentile or more than 2 SD below normal for age, जितना उसका एज है उसको 2 SD below अगर है ब्लड प्रेशर, और 2 to 3 of the following। फर्स्ट इज अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर पेशेंट चिल्ड्रन में है, ब्रेडिकार्डिया है और टेकिकार्डिया है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग, ऐसे चिल्ड्रन को ये पता चलता है कि सेप्टिक शॉक में चिल्ड्रन चला गया। उसके बाद फिर उस हिसाब से मैनेजमेंट, सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैपिलरी रिफिल मोर देन 2 सेकेंड और वार्म वेसोडाइलेशन विद वार्निंग पल्स, टैकेप्निया, मोर्टल स्किन और पेटिकल और परफोरिक रेसेस, इंक्रीज लैक्टेट, ओलिगुरिया, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। ये सब चिल्ड्रन में ये सब होगा। कैपिलरी रिफिल मोर देन 2 सेकेंड हो जाएगा, वेसोडाइलेशन होगा, ओलिगुरिया होगा, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया सेप्टिक शॉक के कंडीशन में होगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा सेप्टिक शॉक। अब हम लोग इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन आईपीसी मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आईपीसी मेजर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स लेना हर स्टेट में बहुत जरूरी होता है। आइदर हॉस्पिटल्स हो, चाहे प्रोसीजर रूम हो, लेबोरेटरी हो, या फिर आईसीयू कहीं भी हो, या फिर ओपीडी प्रीमाइसिस हो, आईपीसी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। Infection prevention control is a critical and integral part of clinical management of patients and should be initiated at the point of entry of the patient to hospital। Typical the invasive, मतलब आईपीसी कंट्रोल जो है, आईपीसी मेजर लेना हम लोग को एट द एंट्री ऑफ हॉस्पिटल, एंट्री पॉइंट से स्टार्ट कर देना है हम लोग को, क्योंकि इन्फेक्शन किसी भी दूसरे पेशेंट में नहीं ट्रांसमिट हो सके, या हेल्थ पर्सनल को इन्फेक्शन किसी भी पेशेंट से, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट आया है तो उससे प्रिवेंट हो सके। इसलिए बहुत कॉशियस रहना है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब जो कि हमेशा ऑलवेज लेना है हर एक्टिविटीज में, उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन शुड ऑलवेज बी रूटीनली अप्लाइड इन ऑल एरियाज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंक्लूड, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या है? फर्स्ट हो जाएगा हैंड हाइजीन एंड यूज ऑफ पीपीई।
use of PPE to avoid direct contact with patient's blood, body fluids, secretions, including respiratory secretion and non-intact skin. मतलब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए हैंड हाइजीन, मास्क और ग्लव्स इज सफिशिएंट, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के कोई भी बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक और शार्प इंजुरी, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. ये सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आएंगे और हम लोग को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना है. इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है वो किस किस लेवल पे क्या क्या करना पड़ेगा. एट्राइज लेवल मतलब पेशेंट का सॉर्टिंग जिस समय करते हैं हम लोग, माइल्ड है, सेवियर है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, उस कंडीशन में जो हम लोग करें तो क्या क्या करेंगे. एट्राइज लेवल पे गिव पेशेंट ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क. सबसे पहले तो जो भी पेशेंट आता है तो उसको हम लोग ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क दे देंगे, क्योंकि वो तो वहां से अगर पेशेंट स्नीजिंग करता है, कफ करता है और इन्फेक्टेड पेशेंट्स है तो दूसरे पेशेंट्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो जाता है. डायरेक्ट पेशेंट टू सेपरेट एरिया. पेशेंट को एक सिम्टम वाले पेशेंट को अलग हम लोग रखेंगे. अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम वाले हैं तो उसको मिक्स नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे. दूसरे सिम्टम, साइन सिम्टम जो खाली फीवर के लिए आया है या कोई दूसरे डिजीज के लिए पेशेंट दिखाने के लिए आया है, उसको और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के पेशेंट्स को हम लोग अलग अलग एरिया, डायरेक्ट पेशेंट टू सेपरेट एरिया, अलग सेपरेट एरिया हम लोग असाइन करते हैं और अलग अलग एरिया में रखते हैं. कीप एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट और पेशेंट के बीच में एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस. 1 मीटर से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन 1 मीटर को याद ही रखना. 1 मीटर डिस्टेंस इज मस्ट. 1 मीटर डिस्टेंस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में, और हेल्थ केयर पर्सनल्स जो भी हैं उनको भी एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस कोशिश करना चाहिए मेंटेन करने. इंस्ट्रक्ट ऑल पेशेंट्स टू कवर नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग विद टिश्यू और फ्लेक्स एल्बो. अगर पेशेंट मास्क नहीं पहना है और पहना भी है मास्क, तो अगर स्नीजिंग और कफ आ रहा है तो कफ एटिकेट का उसको पालन करना है. परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर कॉन्टेक्ट विद रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस. एक्चुअली इसमें तो लिखा है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सेक्रेशन कॉन्टेक्ट में आता है हैंड हाइजीन, लेकिन अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हो तो भी हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग जरूरी हो जाता है. अप्लाई ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए क्या क्या करेंगे, कब करेंगे. तो यूज ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क. प्लेस पेशेंट्स विद सिमिलर क्लिनिकल डायग्नोसिस सेपरेट प्लेसेस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. सेम डायग्नोसिस वाले को एक जगह रखना है, मिक्स नहीं करना है अभी के टाइम में. अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम वाला है तो उसको दूसरे सिम्टम वाले के साथ कभी नहीं रखना, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. यूज आई प्रोटेक्शन, फेस मास्क और गॉगल्स while providing care in close contact with a patient with respiratory symptoms. अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ पेशेंट आता है तो हम लोग को आई प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम लोग फेस मास्क और गॉगल्स यूज करेंगे. लिमिट पेशेंट्स मूवमेंट विद इन द इंस्टीट्यूशन. पेशेंट का मूवमेंट लिमिट करना है. एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट के मूवमेंट को इंडिकेट करना है. बहुत मिनिमम और बिल्कुल नहीं, पेशेंट का मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशन में. जहां पेशेंट आया वहां पर उसको ट्रायल्स करना है, सॉर्ट करना है, और पेशेंट को जहां पर भेजना है वहीं पर हम लोग डिसाइड करके पेशेंट को भेजते हैं. यहाँ वहां पेशेंट को मूव नहीं करना है. जितना पेशेंट मूव करेगा उतना पेशेंट को और दूसरे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होती है. इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना है मूवमेंट का, पेशेंट के मूवमेंट. और ऐसे केस में आज के टाइम में मतलब रेस्पिरेटरी सिम्टम लेके पेशेंट आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देके उस पेशेंट को सबसे पहले देखना चाहिए, ताकि वेटिंग टाइम भी ऐसे पेशेंट के कम होना चाहिए. तो वेटिंग टाइम पेशेंट के कम होगा तो दूसरे को कॉन्टेक्ट टाइम कम होगा पेशेंट का दूसरे से, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का चांसेस कम हो जाता है. इसलिए ऐसे पेशेंट को कभी वेट नहीं करवाना है रेस्पिरेटरी लेके जो आए. अप्लाई कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हो गया. कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन कैसे करें. यूज पीपी. क्या क्या यूज करें. ट्रिपल लेयर सर्जिकल ग्लव्स एंड गाउन.
When entering room and remove PPE when leaving. PPE जब हम रूम में इंटर करते हैं किसी भी पेशेंट का या कहीं भी क्लिनिक में हम लोग इंटर करते हैं आउटडोर में या कहीं भी, तो ये PPE हम लोग पहनते हैं और जैसे ही लीव करते हैं रूम को, बाहर रूम से बाहर निकलते हैं तो उसको रिमूव करना है PPE को. इफ पॉसिबल यूज आइदर डिस्पोजेबल, अगर पॉसिबल डिस्पोजेबल के यूज स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर कप्स एंड थर्मोमीटर. अगर हम लोग डिस्पोजेबल यूज नहीं कर सकते हैं तो इक्विपमेंट को क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना आफ्टर यूज ऑफ ईच पेशेंट. अगर एक पेशेंट का आपने ब्लड प्रेशर से लिया या स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट किया तो उसको पहले आप डिसइंफेक्ट कीजिए, फिर दूसरे पेशेंट को उस इक्विपमेंट का यूज कीजिए ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इंफेक्शन अगर है तो ट्रांसमिट नहीं हो. ये ध्यान रखना पड़ेगा. Ensure that healthcare workers refrain from touching their eyes, nose and mouth with potentially contaminated glove or ungloved hands. कोई भी अपना फेस, आंख, नाक ये सब टच करने से बचना चाहिए, either ungloved hands और contaminated gloves से. क्योंकि अगर हमारा हैंड कंटामिनेटेड है या ग्लव हैंड भी कंटामिनेटेड है या फिर बेयर हैंड भी कंटामिनेटेड है, उससे हम लोग आंख अपने फेस को पूछते हैं या अपने फेस को टच करते हैं तो वह म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आता है और इन्फेक्शन जो है वो फिर हमारे शरीर में चला जाता है. इसलिए कोशिश करना चाहिए कि फेस को नहीं टच करें. अवॉइड कंटामिनेटिंग एनवायरमेंटल सर्फेसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट्स केयर. एग्जांपल डोर हैंडल्स एंड लाइट स्विच. एक्चुअली जो पेशेंट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है जो सरफेस उसको अवॉइड करना चाहिए टच करने से. इंश्योर एडिक्वेट रूम वेंटिलेशन. अवॉइड मूवमेंट ऑफ पेशेंट्स और ट्रांसपोर्ट. परफॉर्म हैंड हाइजीन. ये सब हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के लिए है. एयरबॉर्न प्रिकॉशन व्हेन परफॉर्मिंग एन एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर. एयरबॉर्न प्रिकॉशन एक्चुअली वहां पर जरूरत पड़ता है जहां पर ऐसा प्रोसीजर हम करते हैं जहां पर एरोसोल जनरेशन का चांसेस हो. एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो वहां पर एयरबॉर्न प्रिकॉशन देना जरूरी है. सबसे पहले इंश्योर दैट हेल्थ केयर वर्कर्स परफॉर्मिंग एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स. एग्जांपल ओपन सक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सक्शन कर रहे हैं हम लोग इमरजेंसी रूम में या आईसीयू में, इंट्यूबेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंट्यूबेशन, ब्रोंकोस्कोपी, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ऐसे टाइम में हम लोग एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना जरूरी हो जाता है. यूज पीपीई. एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए हम लोग को पीपीई, फुल पीपीई जरूरत पड़ता है पहनने का. इसमें क्या क्या आ जाए, इंक्लूडिंग ग्लव्स, लॉन्ग स्लीव गाउन्स, आई प्रोटेक्शन एंड टेस्टेड पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर. क्योंकि जिस समय ये सब प्रोसेस करते हैं हम लोग इंट्यूबेशन, ब्रोंकोस्कोपी या सक्शनिंग, उस समय एरोसोल बनने का चांसेस और पेशेंट जब स्नीज करता है या कफ करता है उस समय तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है. मिलियंस जो है वायरसेस स्नीजिंग, कफिंग टाइम में या सक्शनिंग के टाइम में, इंट्यूबेशन के टाइम में बाहर आता है. तो अगर हम लोग पीपीई नहीं पहनेंगे तो इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा. तो इस समय तो फुल पीपीई पहनना जरूरी है. Whenever possible, use adequately ventilated single room when performing aerosol generating procedures, meaning negative pressure rooms with minimum of 12 air changes per hour or at least 160 liters per second per patient in facilities with natural ventilation. मतलब कोशिश करना चाहिए सिंगल रूम में जो वेल वेंटिलेटेड है या ये जो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वहां पर हम लोग एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर करें तो इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है. अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी इंडिविजुअल इन द रूम. जिसकी जरूरत हो वही रूम में फॉर द पेशेंट्स इन द सेम टाइप ऑफ रूम आफ्टर मैकेनिकल वेंटिलेशन कमेंसेस. वेंटिलेटर पेशेंट रखे तो सेम टाइप ऑफ पेशेंट एक रूम में रहे. दूसरा, अगर कोविड-19 का पेशेंट का हम लोग जहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें अगर दूसरा पेशेंट जो वेंटिलेटर पर रखने के लायक है उसमें कोशिश करना चाहिए वहां साथ में हम लोग नहीं रखें.
अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन कैसे करें, प्रिफर्ड सैंपल क्या क्या है, तो थ्रॉट एंड नेजल स्वाब इज अ प्रिफर्ड सैंपल। तो ये हम लोग थ्रॉट एंड नेजल स्वाब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में लेते हैं हम लोग एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन के साथ हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको लेबोरेटरी में, ICMR एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में। अल्टरनेट सैंपल में नेजोफेरिंजियल स्वाब ले सकते हैं हम लोग, ब्रोंको अल्वेओलर लवाज ले सकते हैं और एंडोट्रेकियल एस्पिरेट भी ले सकते हैं, जिसको ट्रैकेओस्टोमी किया है तो इंडोट्रेकियल एस्पिरेट भी ले सकते हैं इंट्यूबेटेड पेशेंट का, सॉरी, which has to be mixed with the viral transport medium and transport on ice, मतलब कोल्ड चेन मेंटेन के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग लेबोरेटरी में भेजते हैं। अब जनरल गाइडलाइन क्या है इसका, तो ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू वेयर एप्रोप्रिएट PPE with latex free prople-nitrile gloves while collecting the sample from the patient। स्पेशल ग्लव्स आता है जो latex free prople-nitrile gloves है वो, और PPE पहन के ट्रेंड पर्सन ही लेबोरेटरी सैंपल ले। मेंटेन प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल व्हेन कलेक्टिंग स्पेसिमेन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू विजिटर्स और अटेंडेंट्स ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शंस। बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, जितने लोग की जरूरत है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन या जो सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं वो और पेशेंट्स भी वहां आवे, विजिटर्स का एंट्री नहीं होना चाहिए। कंप्लीट द रिक्वेजिशन फॉर्म और ईच स्पेसिमेन सबमिटेड, रिक्वेजिशन फॉर्म सबका भरना है एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑल वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स डिस्पोजेबल जो भी वेस्ट है जनरेट हो रहा है उसको गाइडलाइन के हिसाब से डिस्पोज प्रॉपर करना है। पेशेंट का अर्ली सपोर्टिव थेरेपी एंड मॉनिटरिंग, पेशेंट का जब ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। एक्चुअली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अभी तक कोविड-19 पे कुछ प्रूवन नहीं है, इसलिए हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे और अर्ली सपोर्टिव थेरेपी मस्ट, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ना। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो भी कोविड-19 का पेशेंट रहता है साइन सिम्टम के साथ तो ऑक्सीजन थेरेपी देना जरूरी है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, गिव ऑक्सीजन थेरेपी इमीडिएटली टू पेशेंट विद सारी एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सीमिया और शॉक। अगर पेशेंट सारी का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है, हाइपोक्सीमिक है, शॉक है, तो इमीडिएट हम लोग ऑक्सीजन चालू करते हैं पेशेंट को, और चालू करेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग इनिशिएट ऑक्सीजन थेरेपी एट 5 लीटर पर मिनट, स्टार्ट हम लोग 5 लीटर पर मिनट से करेंगे एंड टाइट्रेट, उसके बाद टाइट्रेट करते रहेंगे, धीरे धीरे फ्लो बढ़ाएंगे या कम करेंगे एंड टाइट्रेट फ्लो रेट टू रीच टारगेट। टारगेट अपना फिक्स रखना है मोर देन और इक्वल टू 90%। जनरल एडल्ट पॉपुलेशन में टारगेट है 90% से ज्यादा होना चाहिए SpO2, और इफ प्रेग्नेंट एडल्ट है तो हम लोग का टारगेट 92 to 90% SpO2 होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन टाइट्रेट करके स्टार्टिंग में 5 लीटर पर मिनट करते हैं, टाइट्रेट करके ये टारगेट अचीव करना है। प्लेस वेयर पेशेंट्स ऑफ सारी आर केयर्ड शुड बी इक्विप्ड विद, जहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट को हम लोग रखते हैं वहां ऑक्सीजन थेरेपी की जो भी इक्विपमेंट है वो अवेलेबल रहना जरूरी है। सबसे पल्स ऑक्सीमीटर, फंक्शनिंग ऑक्सीजन सिस्टम, disposable oxygen delivery interface such as nasal cannula, simple face mask and mask with reservoir bag। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग SpO2 पहले मेजर करते हैं, उसके हिसाब से फिर 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चालू करते हैं, टाइट्रेट करते हैं और SpO2 टारगेट 90% हम लोग फुलफिल करते हैं टाइट्रेशन के हिसाब से। फ्लूइड मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट इज सारी इफ नो एविडेंस ऑफ शॉक प्रेजेंट, अगर शॉक नहीं है तो सारी में कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट ही कोविड-19 में कंजर्वेटिव फ्लूइड, क्योंकि मतलब हफाजतली फ्लूइड नहीं देते हम लोग कोविड-19 पेशेंट को या सारी पेशेंट को, बिकॉज एग्रेसिव फ्लूइड रिसक्सिटेशन में वर्सन ऑक्सीजन, ज्यादा अगर फ्लूइड देने से ऑक्सीजनेशन जो है ना वर्सन हो सकता है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं रह सकेगा। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, सबसे पहले ऑक्सीजन फिर फ्लूइड उसके बाद एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। गिव एम्पिरिक एंटीमाइक्रोबियल्स विदिन 1 hour of initial assessment to treat all likely pathogens causing SARI। एक्चुअली ट्रीटमेंट एंटीमाइक्रोबियल एज अर्ली एज पॉसिबल, हम लोग को निमोनिया केस हो या सारी केस हो इमीडिएट
पेशेंट का एसेस करने के विद इन 1 आवर स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड कल्चर की जरूरत है, हमको ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेना है, तो कोशिश करना है कि हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल सैंपल ले ले ब्लड कल्चर के लिए, उसके बाद एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चालू करें। लेकिन अगर सैंपल लेने में डिले हो रहा है तो उसके लिए वेट नहीं करके एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हम लोग को चालू कर देना है। Corticosteroid, do not routinely give systemic corticosteroid for treatment of viral pneumonia or ARDS. Closely monitor patients with SARI for sign of clinical deterioration such as respiratory failure and sepsis, and apply supportive care intervention immediately. Patient को क्लोजली मॉनिटर करना है सारी पेशेंट को, क्योंकि ये कभी भी डिटोरिएट हो सकता है। डिटोरिएट होके रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट, ARDS हो सकता है पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, और ऐसे कंडीशन में इमीडिएट सपोर्टिव इंटरवेंशन केयर लेना जरूरी है, क्योंकि ये फैटल भी हो सकता है। कोमॉर्बिड कंडीशन, ट्रीट कोमॉर्बिड कंडीशन इफ एनी, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में आए उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हम लोग को चालू रखना, उसका ट्रीटमेंट बंद नहीं रखना। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर एंड ARDS, ये मैनेजमेंट जो है हम लोग ARDS और हाइपोक्सेमिक फेलियर को ICU में रख के वेंटिलेटर पर रख के पेशेंट को करते हैं। अदर थेरेप्यूटिक मेजर, मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये हम लोग बाद के सेशन में लेंगे। अब स्पेसिफिक थेरेपी क्या करेंगे? कोविड-19 पेशेंट आता है या सारी के पेशेंट आता है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे? So specific antivirals have been proven to be effective as per currently available data. No specific antivirals, अभी कोई ऐसा इफेक्टिव एंटीवायरल हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है डाटा के हिसाब से, जो कि स्पेसिफिकली हम लोग कोविड-19 पेशेंट में एंटीवायरल ड्रग्स यूज करें। However, based on the available information, uncontrolled clinical trials, the following drugs may be considered as an off-label indication in patients with severe disease and requiring ICU management. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लोग और एजिथ्रोमाइसिन, कुछ डाटा अनकंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से ये दो ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसका डोज है 400 मिलीग्राम BD, फर्स्ट डे में BD देंगे 400 मिलीग्राम, उसके बाद 4 डेज 4 दिन तक 200 मिलीग्राम BD देंगे, इन कॉम्बिनेशन विथ एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD फॉर 5 डेज। एक्चुअली अनकंट्रोल्ड ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से ये पता चला कि इससे वायरल लोड कम होगा पेशेंट। एक्चुअली क्योर होने का चांसेस तो नहीं है, लेकिन वायरल लोड कम होगा। अभी तक के ट्रायल में जो पता चला है उससे वायरल लोड कम करने के लिए हम लोग दे सकते हैं। These drugs should be administered under close medical supervision with monitoring for side effect including QTc interval. Actually हार्ट पे इससे साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए मेडिकल सुपरविजन में ही देंगे। QTc इंटरवल पे बढ़ जाता है इससे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट में साइड इफेक्ट में है इससे। Above medication is presently not recommended for children less than 12 years, pregnant and lactating mothers. चिल्ड्रन में, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में हम लोग ये नहीं देंगे। डिस्चार्ज पॉलिसी, अगर पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं तो कोई डिस्चार्ज करने का कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए। तो डिस्चार्ज कब करेंगे पेशेंट को, सब तो हम लोग ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट सस्पेक्ट करते हैं, तो सस्पेक्ट केस जब होता है तो उसको हम लोग क्लिनिकल सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। कोविड-19 का उसका 2 रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सैंपल नेगेटिव है तो पेशेंट का डिस्चार्ज विल बी कवर्ड बाय हिज प्रोविजनल कंफर्म डायग्नोसिस। पेशेंट कोई भी बीमारी के साथ तो आए हो, अगर पेशेंट आया है तो उसका उस हिसाब से हम लोग डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करके, और फिजिशियन एंड इट इज अप टू द ट्रीटिंग फिजिशियन टू टेक अ डिसीजन। He shall be monitored for 14 days after their last contact with confirmed COVID-19 cases. अगर नेगेटिव आता है तो पेशेंट को फिजिशियन जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस कर रहा है या दूसरा DD ले रहा है उसी हिसाब से मैनेजमेंट करके उसको डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन पेशेंट को 14 डेज तक मॉनिटर करना जरूरी है। कब से? तो जब से पेशेंट कॉन्टेक्ट में आया है किसी के लास्ट कॉन्टेक्ट विद कंफर्म केस। अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो कंफर्म केस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करेंगे, और डिस्चार्ज आफ्टर चेस्ट रेडियोग्राफ हैज क्लियर्ड एंड 2 स्पेसिमेन टर्न नेगेटिव 24 आवर्स। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 सैंपल
24 घंटे के अंदर नेगेटिव अगर आता है तो पेशेंट को हम लोग क्योर डिक्लेयर करेंगे और तभी डिस्चार्ज करेंगे। चेस्ट रेडियोग्राफ से ये पता चलता है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितना है, कितना क्लियर हो रहा है, ये पता चलेगा। गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट सस्पेक्ट कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19। अब गाइडिंग प्रिंसिपल से ऑल द सिलेक्टेड फैसिलिटीज मस्ट बी डेडिकेटेड फॉर कोविड मैनेजमेंट। जहां कोविड का ट्रीटमेंट होता है उसको डेडिकेटेड करना है कोविड के लिए सिर्फ। The 3 types of COVID dedicated facilities are proposed in this document. All 3 types of COVID dedicated facilities will have separate earmarked areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases should not be allowed to mix under any circumstances. well, जहाँ एक्चुअली हम लोग कोविड के लिए अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और सेंटर्स बनाया हुआ है, जहां पर सिर्फ कोविड सस्पेक्ट और कंफर्म केसेस का ही मैनेजमेंट होता है। वहां पर नॉन कोविड पेशेंट्स को एक्चुअली वहां पर मैनेजमेंट नहीं करते। और हर कोविड सेंटर में 2 पार्ट होता है, एक सस्पेक्ट पार्ट और दूसरा कंफर्म पार्ट, 2 एरिया अलग अलग होता है। ऑल सस्पेक्ट केसेस irrespective of severity of their disease all be tested for COVID-19. Further management of these cases will depend on their clinical status and the result of COVID-19 testing. जितना भी सस्पेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सबका कोविड-19 टेस्ट करना है और उसका फर्दर मैनेजमेंट दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड सेकंड द रिजल्ट ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। All 3 types of facilities will be linked to surveillance team. All these facilities will follow strict infection and control measures. Types of COVID dedicated facilities. There are 3 types of COVID dedicated facilities. First is COVID care center. तो कोविड केयर सेंटर में कैसे पेशेंट का मैनेज या सस्पेक्ट का मैनेज, पेशेंट या सस्पेक्ट दोनों का मैनेज होता है। तो the COVID care center shall offer care only for cases that have been clinically assigned as mild or very mild cases or COVID suspect cases. मतलब पेशेंट को या सस्पेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड केसेस आइदर ये सस्पेक्ट है या कंफर्म केसेस है, इसको हम लोग कोविड केयर सेंटर पे मैनेज करते हैं। Wherever a COVID care center is hello, Bharat Makwana sir, kindly mute your mic, please. Wherever a COVID care center is designated for admitting both the confirmed and suspected cases, these facilities must have separate areas for suspected and confirmed cases, with preferably separate entry and exit. Suspect and confirmed cases must not be allowed to mix under the circumstances. मतलब कोविड केयर सेंटर पे हम लोग सस्पेक्ट और कंफर्म दोनों केस रखते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग एरिया डेजिग्नेट करना चाहिए और दोनों का एंट्री और एग्जिट अलग अलग। सस्पेक्ट का एंट्री अलग होना चाहिए, कंफर्म केसेस का एंट्री और एग्जिट अलग होना चाहिए। कोई भी कंडीशन में दोनों पॉपुलेशन को मिक्स नहीं होने देना है। तो अगर दोनों पॉपुलेशन सस्पेक्ट और कंफर्म केसेस मिक्स होता है तो वो इन्फेक्शन जो सस्पेक्ट केसेस में ट्रांसमिट होने का चांसेस ज्यादा है। As far as possible, wherever suspect cases are admitted in the COVID care center, preferably individual rooms should be assigned for such cases. अगर individual room हम लोग provide करें, that is good. Every dedicated COVID care center must necessarily be mapped to one or more dedicated COVID health center and at one dedicated COVID hospital for referral purpose. Actually, COVID care center में माइल्ड केसेस रखते हैं, कोविड हेल्थ सेंटर में मॉडरेट केस रखते हैं, कोविड हॉस्पिटल में सीवियर केसेस रखते हैं। अगर जो सस्पेक्ट केस हो या कंफर्म केसेस हो वो कोविड केयर सेंटर में मैनेज कर रहे हैं हम लोग और उससे कंडीशन डिटेरियोरेट हो रहा है, मॉडरेट में चला गया, तो हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? कोविड हेल्थ सेंटर में। और अगर सीवियर केसेस में आ गया तो उसको हम लोग डेडिकेटेड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट रेफर करते हैं। Now dedicated COVID center. The dedicated COVID center are hospitals that shall offer care for all cases that have been clinically assigned as moderate. Moderate cases either suspect or confirmed cases manage हम लोग COVID health center में करते हैं। Wherever a dedicated COVID center is designated for admitting both the confirmed and suspect cases,
with moderate symptoms, these hospitals must have separate areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases must not be allowed to mix under any circumstances. दोनों के लिए अलग अलग एरिया डिजिग्नेट करना है, सस्पेक्ट के अलग और कंफर्म केसेस के अलग, और एंट्री एग्जिट अलग रखना है. These hospitals would have beds with assured oxygen support. कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं है हमारे पास तो चलेगा, लेकिन डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ये फैसिलिटीज ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की फैसिलिटी जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉडरेट साइन सिम्टम वाले पेशेंट को रखेंगे. तो मॉडरेट साइन एंड सिम्टम वाले पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत, सपोर्टिव थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम रखना जरूरी है. Every dedicated COVID health center must necessarily map one or more dedicated COVID. अगर डिटोरिएट करता है पेशेंट, सीवियर मॉडरेट से सीवियर में चला जाता है पेशेंट को, तो हम लोग को किस कोविड हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर करना है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करके पहले से रखना है. Every DCSC must also have dedicated basic life support ambulance equipped with sufficient oxygen support for ensuring transport of a case to dedicated COVID hospital if the symptoms progress from moderate to severe. अगर moderate to severe में पेशेंट चला जाता है तो जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सिंपल एम्बुलेंस में नहीं, उसको बेसिक ऐसे एम्बुलेंस में जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, और ऐसे पर्सनल ट्रेंड पर्सनल जहां पर अवेलेबल है जिस एम्बुलेंस में, उससे हम लोग शिफ्ट करते हैं. क्योंकि रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट कर रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं. और अगर दूसरे इमरजेंसी ड्रग्स की जरूरत पड़ सकती है तो हम लोग दे सकते हैं एम्बुलेंस में. इसलिए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वहां रहना जरूरी है. डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल. द डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आर हॉस्पिटल्स दैट shall offer comprehensive care primarily for those who have been clinically assigned as severe. सीवियर केसेस को हम लोग कहाँ रखते हैं? डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में. These hospitals would have fully equipped ICU, ventilators and bed with assured oxygen support. ICU होना जरूरी है, वेंटिलेटर्स होना जरूरी है, बेड विथ ऑक्सीजन सपोर्ट होना जरूरी है, और ट्रेन पर्सनल स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट यहाँ पे कोविड हेल्थ सेंटर कोविड हॉस्पिटल में रहते हैं. These hospitals will have separate areas for suspect and confirmed cases. Suspect and confirmed cases should not be allowed to mix under any circumstances. कोविड हॉस्पिटल में भी एरिया असाइन किया हुआ था. सस्पेक्ट अगर आता है तो हम लोग अलग एरिया में रखते हैं और कंफर्म केसेस को अलग, मिक्स कभी नहीं करना है. द डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स वुड आल्सो बी रेफरल सेंटर्स फॉर द डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स एंड द कोविड केयर सेंटर्स. नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स. एक्चुअली पेशेंट्स की कैटेगरी के हिसाब से कहां पर किस पेशेंट को भेजना है, ये हम लोग 3 टायर हेल्थ सिस्टम के हिसाब से हम लोग पेशेंट के कैटेगराइज करते हैं और सॉर्ट करते हैं या ट्राइज करते हैं किस पेशेंट को कहां भेजना है. तो सस्पेक्ट, सबसे पहले सस्पेक्ट एंड कंफर्म केसेस क्लिनिकल असाइड एज माइल्ड एंड वेरी माइल्ड केसेस जो है उसको हम लोग डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर पे भेजते हैं. दूसरा, सस्पेक्ट एंड कंफर्म केसेस क्लिनिकल असाइड एज मॉडरेट केसेस को कहाँ भेजेंगे? तो कोविड हेल्थ सेंटर में भेजेंगे, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में. और सस्पेक्ट एंड कंफर्म केसेस क्लिनिकली असाइड एज सीवियर केसेस, तो ऐसे केसेस को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में. फॉर आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्ट कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19. सस्पेक्ट हमारे पास दो टाइप से आइडेंटिफाई हो सकते हैं. एक तो सेल्फ, तो सस्पेक्ट डायरेक्टली रिपोर्ट टू कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज, और दूसरा स्क्रीनिंग एट फीवर क्लिनिक. जहां पर फीवर क्लिनिक हम लोग स्टार्ट किए वहां से सस्पेक्ट होके ये सस्पेक्ट कोविड-19 केसेस जब आइडेंटिफाई हो गया तो इसको हम लोग साइन एंड सिम्टम के हिसाब से ट्राइज करेंगे, हम लोग सॉर्ट करेंगे 3 पार्ट में. फर्स्ट, माइल्ड एंड वेरी माइल्ड केसेस जिसमें कि फीवर विथ URTI पेशेंट आता है. दूसरा, मॉडरेट केसेस में आएगा निमोनिया विथ नो साइन ऑफ सीवियर डिजीज. सीवियर डिजीज और साइन सिम्टम अपीयर नहीं है लेकिन पेशेंट को निमोनिया है और RR रेस्पिरेटरी रेट 50 to 30 पर मिनट है, SpO2 90 to 94% है. ऐसे केसेस मॉडरेट केसेस बोलेंगे हम लोग. और सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट, SpO2 लेस देन 90% इन रूम एयर है, तो ऐसे केसेस को सीवियर केसेस बोलेंगे. सस्पेक्ट केस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर.
कोविड केयर सेंटर एडमिट, जितने भी माइल्ड केसेस आए सबको हम लोग कहाँ एडमिट करेंगे, सस्पेक्ट केस बन के आए सबसे पहले तो कोविड केयर सेंटर में एडमिट करेंगे। ऐसे माइल्ड सस्पेक्ट केस को कोविड केयर सेंटर में एडमिट करेंगे। कोविड केयर सेंटर्स होटल्स हो सकता है, लॉजेज में हो सकता है, हॉस्टल्स या मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स इन स्टेडियम, ऐसे केसेस को वहां पर हम लोग कोविड केयर सेंटर में, और सब जितने भी सस्पेक्ट है सबका हम लोग टेस्ट ऑल फॉर कोविड-19, सबका कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे। रिजल्ट दो टाइप का आएगा, नेगेटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। इफ कोविड-19 रिजल्ट इज नेगेटिव देन पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देके पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव, अगर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसे पेशेंट को शिफ्ट टू कंफर्म केसेस, सस्पेक्ट एरिया में हम लोग इसको एडमिट किए थे, लेकिन पॉजिटिव जैसे ही पॉजिटिव आता है सस्पेक्ट एरिया से हम लोग उसको निकाल के शिफ्ट कर देंगे कंफर्म सेक्शन में, और ट्वाइस डेली मॉनिटर, उसका हेल्थ मॉनिटर करेंगे। इफ पेशेंट का माइल्ड से मॉडरेट में जाता है, अगर पेशेंट डिटेरियोरेट करता है पेशेंट साइन सिम्टम के हिसाब से, तो हम लोग कोविड डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर पे रेफर करेंगे। अगर पेशेंट सीवियर में चला जाता है, सीवियर कैटेगरी में जाता है, तो पेशेंट को हम लोग भेजेंगे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेजेंगे। इसी तरह से मॉडरेट सिम्टम वाले केस को एडमिट कहाँ करें हम लोग, सस्पेक्ट सेक्शन, सस्पेक्ट याद रखने का, सस्पेक्ट सेक्शन ऑफ डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में, ठीक है। और उसका सारे सबका टेस्ट कराएंगे कोविड-19। दिनेश भाई काइंडली म्यूट योर माइक। मॉडरेट केस को कोविड केयर सेंटर में एडमिट करना है, सस्पेक्ट केस को सस्पेक्ट सेक्शन में करना है, सबका टेस्ट हम लोग कोविड-19 का। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है शिफ्ट क्या करें, शिफ्ट टू नॉन कोविड हॉस्पिटल। अगर रिजल्ट कोविड नेगेटिव आया लेकिन पेशेंट चूंकि मॉडरेट साइन सिम्टम ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं करें, घर नहीं भेजेंगे, उसको क्या नॉन कोविड हॉस्पिटल में हम लोग ऐसे पेशेंट करेंगे। या दूसरे हॉस्पिटल में अगर ऐसा ब्लॉक, जहाँ की ब्लॉक एंड मैनेज क्लिनिकल असेसमेंट, जहाँ पर कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उस ब्लॉक में पेशेंट को मैनेज करेंगे। डिस्चार्ज एज पर क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद अगर पेशेंट स्टेबल है तो पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। पेशेंट बिकम पॉजिटिव, you underestimated. You underestimated. mute your mic please. और ये सब अच्छा वीडियो ना कलर अगर पेशेंट का मॉडरेट केसेस है और पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को सस्पेक्ट एरिया सेक्शन से शिफ्ट कर दें हम लोग कंफर्म केस सेक्शन में, कंफर्म केस सेक्शन ऑफ डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट करेंगे। वहां पे ट्वाइस डेली उसका मॉनिटरिंग करेंगे, हेल्थ मॉनिटरिंग। अगर पेशेंट डिटेरियोरेट करता है तो डिटेरियोरेट करता है और सीवियर केसेस के क्राइटेरिया में आता है तो पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करते हैं कोविड हॉस्पिटल में। सीवियर सिम्टम के साथ जो भी सस्पेक्ट के साथ है उसको एडमिट करते हैं हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डायरेक्टली करते हैं विद आईसीयू फैसिलिटी, जहां पर आईसीयू फैसिलिटी है। सारे पेशेंट का सस्पेक्ट का टेस्ट करता है, टेस्ट ऑल फॉर कोविड-19। इफ पेशेंट्स रिजल्ट इज नेगेटिव then manage according to clinical symptoms assessment and observing all infection prevention control practices and shift to non-COVID hospital block when patients become stable. Patient को clinical assessment करके patient को shift करते हैं हम लोग कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल या ब्लॉक में पेशेंट को फर्दर मैनेजमेंट के लिए। और अगर पॉजिटिव आता है पेशेंट तो पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को रिमेन इन कोविड-19 आईसीयू में ही हम लोग रखते हैं पेशेंट को और मैनेज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल असेसमेंट, पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट के हिसाब से मैनेज करते हैं। फिर डिस्चार्ज एज पर क्लिनिकल असेसमेंट, उसके पेशेंट को डिस्चार्ज क्लिनिकल असेसमेंट के साथ करते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल हो गया और मोर देन 2 सैंपल्स निगेटिव आया पेशेंट का विद इन 24 आवर्स अपार्ट तो पेशेंट को क्योर लेवल करके फिर पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। ऑल अबाउट क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। थैंक यू। इफ एनी क्वेश्चंस
कहाँ पर लिखना है? Then you can write in Q&A box, please. ये बॉक्स कहाँ पर है? कहाँ पर? 3 डॉट वाले में जाए। चलिए, feedback received LG Hospital Ahmedabad. Doctors have not keep social distance and they were sitting in group. Actually, social distance maintain करना चाहिए. Hello sir, संदीप बल्लार लिख रहा. Hello sir, DTC बावड़ा. Feedback अरुण जी, बढ़िया लेक्चर. Thank you, DTC बावड़ा. Yes, it is revision. Sandeep, sir, if positive patient is admitted in COVID hospital, then on which day will take his sample again? Actually, जो भी पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं, हर 2 to 4 days, within 2 to 4 days उसका सैंपल रिपीट करते हैं सर. उसके बाद कौन है? What should we do? कौन लिखता है? भाविक, what should we do for pediatric patient complain with running nose and fever? एक्चुअली अभी रनिंग नोज एंड फीवर के साथ अगर आता है और कंप्लेन सॉरी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट है तो उसको सेम हम लोग कोविड-19 सस्पेक्ट करके सैंपल सॉरी उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं. If positive in rapid kit test, then confirmed test should yes. रैपिड टेस्ट किट, एक्चुअली रैपिड किट टेस्ट जो है हमारा एंटीबॉडी का टेस्ट होता है. उससे ये पता चलता है कि पेशेंट सॉरी जो जिसे हम लोग टेस्ट करें वो इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है. वो रैपिड किट टेस्ट में 7 दिन के बाद ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है. एक्टिव केस है कि नहीं ये रैपिड टेस्ट किट से नहीं पता चलेगा. इफ वी हैव taken a repeat sample on second day or admission and that same came negative, now what should we do? उसका फिर रिपीट करना है अपने को सैंपल 4th डे में, और अगर नेगेटिव आता है तो उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज करना है. क्योर और नेगेटिव, क्योर होने के लिए 2 सैंपल जरूरी है नेगेटिव. व्हाट ट्रीटमेंट गिव फॉर पॉजिटिव कोविड-19 चिल्ड्रन अंडर 5 years? एक्चुअली कोविड-19 का जो भी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. तो अंडर 5 years के लिए जो भी सारी का ट्रीटमेंट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. हम लोग को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. DTC वाला what treatment give positive under 5 चेक में है. बिलो 12 years पॉजिटिव पेशेंट DTC वाला पूछा क्या? बिलो 12 years पॉजिटिव पेशेंट विच ड्रग इज गिवन? एक्चुअली बिलो 12 एक्चुअली अभी कोविड-19 के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो बिलो 12 years के लिए हमारे सिंपल निमोनिया में, सारी में जो देते हैं वही इसमें भी देना है. We got that we will get IgG in IgM both showing rapid kit only IgG positive, no worry, send government suggestion is positive. Okay sir, I have asked
This because one medical officer of Narmada district is admitted in Narmada who is COVID positive, and she has been told that she will be tested again after 14th day of admission only. मतलब क्या पूछना चाह रही है? Previous question पर कुछ vote करो. Narmada district is admitted in Narmada COVID pandemic. She has been told that she will be tested again after 14 days of admission. और अपनी guideline तो यही कहती है. Yes, as per guideline, after 14 days उसका टेस्ट करना है ना. So DTC पादरा ना MPW स्टूडेंट एंड ANM स्टूडेंट नहीं क्या लिखे हैं? The question is not clear. नम्रता में क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. इन्वॉल्व, अच्छा इन्वॉल्व करी सका है ऊपर से नीचे तो दोनों मिला क्वेश्चन किया. हाँ MPW इन्वॉल्व कर सका. सर नर्सिंग स्कूल साथ इन्वॉल्व कर सके. कैन अ पर्सन हैव relapse after 2 negative reports? Yes, patient can be relapse. 2 negative reports फिर reinfection तो हो ही सकता है ना. So I think she should be tested after 5th day of admission. Yes, first test should be after 5 days and second test may be after on 14th days. Percentage of cases that can be positive. Why simple poor testing? इसका क्या आंसर है? Simple poor testing is not recommended. So it is policy matter sir. अगर पॉलिसी ऊपर से आएगा तो सैंपल प्रूफ टेस्टिंग स्टार्ट किया जाएगा. अभी हम लोग के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया है. Percentage of symptom cases that can be positive in the actually क्लियर कट डाटा अभी अवेलेबल नहीं है कितना परसेंटेज एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है नहीं. जैसे ही डाटा है शेयर किया जाएगा. How long कोई पॉजिटिव पेशेंट शुड टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन for 4 days. First day 400 mg BD, then 200 mg BD for 4 days. Total 5 days. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क in question and answer box. Thank you. Nice session, sir. MPW स्टूडेंट ने हमें इन्वॉल्व करी सके किसमें इन्वॉल्व करना मतलब ट्रेनिंग. हाँ तो कहाँ से नर्सिंग कॉलेज से जो ट्रेनिंग होता है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग या फिर सेपरेट हम लोग ANM और MPHW का ट्रेनिंग सेपरेट करेंगे फिर उसमें इन्वॉल्व करना है. Can there be? Yes, it can be. Relapse हो सकता है आफ्टर 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स. रीइंफेक्शन हो सकता है ना. अगर केस पॉइंटिंग विद ARDS should be given corticosteroid example बेडरेस्ट पेशेंट. एक्चुअली अभी तक जो है कोविड-19 केसेस में corticosteroid जनरली अवॉइड करते हैं ARDS केसेस में. अगर पेशेंट ARDS डेवलप कर गया फिर भी जनरली corticosteroid अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन में इंटरफेयर करता है. हाइड्रोकोर्टिसोन साइड इफेक्ट से DTC फॉर्मेशन होता है तो हमें क्या
ध्यान रखना है और पेशेंट को क्या एडवाइस देना है। एक्चुअली हाँ, यस, पेशेंट को एससीक्यू के पहले अगर कोई है नॉन केस तो उसको ईसीजी करके हम लोग देख लें, ठीक है। उसे एससीक्यू के बाद भी ईसीजी करके हम लोग को देख लेना पड़ता है कि क्यूटीसी का क्या मतलब प्रोलोगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रोलोगेशन हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसको आइदर स्टॉप कर देना है। Should we get fulfill up microbiology form which we sent with nasal swab? Also, if possible, sir. Yes. जो भी माइक्रोबायोलॉजी फॉर्म है या जो भी फॉर्म है, तो जो भी सैंपल हम लोग कलेक्शन करते हैं और लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो जो भी फॉर्म है उसको फिल करके भेजना है साथ में, सैंपल के साथ में। If reinfection can be happen, then how plasma therapy work here? एक्चुअली ये अंडर अभी स्टडी है, अभी कुछ इसका स्टार्ट एविडेंस है नहीं। अभी 1 या 2 केस का प्लाज्मा थेरेपी हुआ है। 1-2 महीने के बाद ही पता चल सकता है कि इसका क्या आगे हो सकता है। Then the same treatment and hospitalization required. Yes. Can cephalosporin be used? एक्चुअली गाइडलाइन के हिसाब से तो सेफेलोस्पोरिन कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन जहां पर एक्चुअली पेशेंट कोविड पेशेंट एडमिट है वहां के फिजिशियन डिसाइड करते हैं, वो अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन में सेफेलोस्पोरिन का नहीं कहीं। सीबीसी पिक पॉजिटिव पेशेंट, एक्चुअली लिम्फोपेनिया होगा पेशेंट को, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा पेशेंट को, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगा पेशेंट को। क्या क्वेश्चन रोल ऑफ नेबुलाइजर एंड नेबुलाइटिस? एक्चुअली कोविड-19 केसेस में नेबुलाइजर अवॉइड करके हम लोग ये अवॉइड करना चाहिए नेबुलाइजर। हाँ, उससे एरोसोल जनरेट हो सकता है पेशेंट को रेस्पिरेशन। एक्चुअली अगर क्वेश्चन हो गया होगा कंप्लीट तो हम लोग सेशन क्लोज कर एंड करें। ओके, थैंक यू।